नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज की कहानी है महाराष्ट्र के नासिक की। एक ऐसा शहर जिसे आमतौर पर शांत और इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, लेकिन इन दिनों वहां एक केस ने पूरा माहौल गर्म कर दिया है। मामला जुड़ा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की एक बीपीओ यूनिट से। यहाँ यौन उत्पीड़न, रेप और कथित धार्मिक दबाव जैसे गंभीर आरोपों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सुनने में ये एक सीधा सा क्रिमिनल केस लगता है, लेकिन जैसे जैसे इस मामले की परतें खुलती जा रही हैं, कहानी उलझती जा रही है और कई सवाल खड़े कर रही है। शुरुआत होती है 26 मार्च से, जब एक 23 साल की महिला कर्मचारी देवलाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराती है। आरोप है कि उसके सीनियर दानिश शेख ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ बार बार उत्पीड़न किया। अब ये एक गंभीर आरोप है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद जो होता है वहीं से कहानी अचानक मोड़ ले लेती है। कुछ ही दिनों में एक दो नहीं बल्कि कुल 9 एफआईआर दर्ज होती हैं। इस मामले में कई और लोग सामने आते हैं और यौन, मानसिक और धार्मिक उत्पीड़न के आरोप लगने लगते हैं। पुलिस इसे संगठित गैंग की तरह पेश करने लगती है, जैसे कोई बड़ा रैकेट पकड़ा गया हो। और इस मामले में एंट्री होती है एक नाम की, निदा खान। पुलिस कहती है कि ये पूरी साजिश की मास्टरमाइंड है, एचआर मैनेजर है, फरार है और अंदर से पूरा नेटवर्क चला रही थी। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी इसी नैरेटिव को उठाता है। हेडलाइन बनती है, डिबेट होती है और धीरे धीरे एक इमेज बना दी जाती है कि ये कोई बड़ा संगठित धार्मिक गिरोह है। लेकिन फिर कहानी पलटती है, परिवार सामने आता है और कहता है निदा खान ना तो फरार है, ना एचआर मैनेजर है और ना ही किसी गैंग की मास्टरमाइंड है। वो तो एक नॉर्मल टेलीकॉलर है, सेल्स टीम में काम करती थी और इस वक्त मुंबई में वो अपने घर पर है। और सबसे चौंकाने वाली बात कि वो प्रेग्नेंट है, यानी जिस महिला को पुलिस फरार मास्टरमाइंड बता रही थी वो घर पर मौजूद है और पुलिस ने उससे संपर्क तक नहीं किया। ये कई मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर, इन तमाम इन्वेस्टिगेशन में ये बातें सामने आई हैं। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इन्होंने कई ऐसी रिपोर्ट्स जो है वो छापी है जो इस पूरे मामले को लेकर है, जिसमें से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल भी यहीं से शुरू होता है, अगर पुलिस के पास इस पूरे कांड की सारी जानकारी थी तो क्या पुलिस को ये जानकारी नहीं थी कि वो महिला जो है अपने घर पर ही मौजूद है और उसे त्वरित जो है उसके पास जाकर उससे पूछताछ की जा सकती है, थाने लाया जा सकता है। लेकिन आखिर में ये तमाम चीजें कैसे हुई? क्या जांच पहले हुई या कहानी पहले बनाई गई? और मीडिया, जिसे जाकर एक बार दरवाजा खटखटाकर सच्चाई पता करनी थी, क्या वो बिना वेरिफिकेशन के नैरेटिव चला रहा था? ये अपने आप में इस पूरी कहानी में सबसे बड़े सवाल उठते हैं। परिवार का आरोप और भी गंभीर है। वो कहते हैं कि निदा के साथ डिजिटल उत्पीड़न हुआ है। उसकी तस्वीर सोशल मीडिया से उठाकर एचआर हेड वाली बना दी गई है ताकि कहानी और ज्यादा मजबूत लगे। सोचिए, अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि किसी की पहचान और जिंदगी के साथ खेल है। इसी बीच पुलिस एक और कहानी बताती है कि उन्होंने इस बीपीओ में अपने जासूस तैनात किए थे, जो कर्मचारी के रूप में अंदर काम कर रहे थे और जानकारी जुटा रहे थे। सुनने में ही किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब प्रोसेस के तहत हुआ या फिर बाद में कहानी को मजबूत दिखाने के लिए बताया जा रहा है। अब इस केस में एक और एंगल जुड़ता है, धार्मिक एंगल। आरोप लगते हैं कि इसमें जबरन धर्मांतरण की कोशिश भी शामिल थी। जैसे ही यह एंगल जुड़ता है, मामला अचानक लोकल से नेशनल बन जाता है। राजनीतिक एंट्री होती है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल होती है जिसमें कहा जाता है कि यह मामला राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हो सकता है। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्टिव हो जाता है और फैक्ट फाइंडिंग टीम बना दी जाती है। यानी अब ये केस सिर्फ पुलिस जांच तक नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा पब्लिक और पॉलिटिकल इशू बन चुका है। इस बीच आरोपियों के परिवार भी सामने आते हैं, कहते हैं कि पूरा मामला एक निजी रिश्ते के विवाद से शुरू हुआ था। दो लोगों के बीच रिलेशनशिप था, बाद में विवाद हुआ और फिर मामला बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा बन गया कि अब उसमें कई लोग फंस गए जिनका असली केस से कोई सीधा लेना देना भी नहीं है। कुछ परिवार तो ये तक आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों की भी भूमिका हो सकती है, जैसे बजरंग दल का नाम भी लिया जा रहा है। हालांकि ये आरोप है, साबित नहीं हुए, लेकिन इतने बड़े केस में जब ऐसे आरोप लगते हैं तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और एक और बड़ा सवाल,
जो है वो है टीसीएस की भूमिका का। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी आंतरिक जांच शुरू की है और साथ ही गिरफ्तार किए गए 8 में से 7 कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाल दिया गया है। जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला देते हुए ये सब किया गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ तो क्या सिर्फ पुलिस केस के आधार पर किसी को नौकरी से निकाल देना ठीक होगा, या कंपनी अपनी ब्रांड बचाने के लिए जल्दी फैसला ले रही है? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंपनी के पास एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है जो ऐसे मामलों को देखती है, लेकिन शिकायतकर्ताओं ने सीधे पुलिस का रास्ता चुना। क्यों? क्या उन्हें कंपनी सिस्टम पर भरोसा नहीं था? यह मामला पहले से ही इतना बड़ा बना दिया गया कि सीधी एफआईआर ही रास्ता बचा। अब अगर इस मामले को हम जोड़ के देखें तो एक तरफ गंभीर आरोप है, रेप, उत्पीड़न, जिनकी जांच बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ पुलिस की कहानी में भी कई छेद नजर आ रहे हैं। तीसरी तरफ मीडिया का रोल, जिसने बिना पूरी जांच के एक नैरेटिव गढ़ दिया। और चौथी तरफ धार्मिक एंगल, जिसने मामले को और ज्यादा सेंसिटिव बना दिया, राजनीतिक बना दिया। यही वो जगह है जहां हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या हम सच में न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर हर केस को एक तय ढांचे में फिट करने की जल्दी में है। वहीं इस बीच निदा, जिन पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, उनके चाचा जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। गुनेगार है ना, उनको है ना, नहीं फंसा तो भी वो है तो उसमें अप्रोच है। अगर मैटर से तो उनको सजा होने मगर जो नहीं है उनको इन्वेस्टिगेशन करके उनको नाम नहीं करने का कोई मतलब नहीं है। आज पूरे फैमिली परेशान है। थोड़ा पीछे आ जाओ। राहुल मांगे सर, राहुल मांगे अब साजिश के तहत हो रहा मेरे भाई, साजिश के तहत कौन इसमें तो बजरंग दल है, वो लड़की के माँ बाप है, उन्होंने बजरंग दल वालों को बुलाया, उन्होंने उनकी लड़की को मार जोड़ करते हैं, बजरंग दल वाले आए, फिर वो सब पूरी पिक्चर बनी। फिर पुलिस स्टेशन से तो इन्वेस्टिगेशन में एक को छोड़ दिया गया, फिर उसको 75 की कार्रवाई कर वापिस डाल दिए। सब स्क्रिप्ट बन रही है। लक्ष्मण जी, रवि जी, लेकिन पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन किया है वहाँ पे, ऐसा पुलिस का कहना है। ऑपरेशन में वो देखिए, इस पूरे मामले में अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए बिना किसी देरी के। लेकिन अगर किसी को बिना पुख्ता सबूत के मास्टरमाइंड बना दिया गया है या उसकी छवि खराब की जा रही है, उसकी जिंदगी दांव पर लगा दी जा रही है, तो वो भी एक तरीके का अन्याय है। सबसे बड़ा खतरा यही है कि जब जांच से ज्यादा नैरेटिव मजबूत होने लगता है। नासिक का ये केस हमें सिखा रहा है कि सच्चाई हमेशा सीधी नहीं होती, कई बार वो परतों में छिपी होती है। और अगर हम जल्दी में फैसला कर लेंगे तो हो सकता है कि हम गलत कहानी को सच मान बैठे। इस पूरे मामले पर जो है वकील, जो आरोपी के वकील हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। नहीं, देखिए, अभी मुख्य आरोपी वगैरह ऐसा मत बोलिए। ये दानिश एक स्टूडेंट था, उसके बाद में जॉब में लगा टीसीएस में। इसके खिलाफ 2 ऑफेंसेज है जो रजिस्टर्ड है। एक जो है देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन का है और दूसरा जो है मुंबई नाका पुलिस स्टेशन का है। तो देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन का जो मसला है उसमें उसकी एक कलीग थी, अभी नाम नहीं लेगा मैं क्योंकि न्याय प्रविष्ट मैटर है। वो कलीग ने उसके खिलाफ कंप्लेंट दी है कि ये मेरे पीछे आता था, मेरे को परस्यू करता था, हिंदू जो गॉड्स है उसके बारे में मेरे को बोलता था कि गलत है, आप तुम ये मुस्लिम धर्म का ये करो वो अच्छा रहेगा, ऐसा बोलता था। ऐसा उसका बोलना है। हालांकि दानिश का बोलना है कि जॉब लगने के बाद वो एक टीम में नहीं थे, ये अलग टीम में था दानिश और वो अलग टीम में थी वो लड़की। तो उस सिलसिले में वो लड़की के घर में ऐसा महसूस होने लगा उसके माँ पिताजी को, ये रोज़ा रख रही है, ये हिजाब में रहने लगी, ये थोड़ा सा भक्ति की मार्ग से दूर जा रही है, ऐसा लगा। ये दिन ब दिन बातें बढ़ती गई और इस बीच उनको दानिश और ये लड़की के बीच में कुछ टेलीफोनिक टॉक, कुछ चैट्स वो मिले। उस पर से उनको ये हुआ कि इनको दोनों का इंटीमेसी हो गया, लव अफेयर हो गया, ऐसा उसका बोलना था। लेकिन फिर वो अचानक से लड़की गई और देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में उसने एफआईआर दर्ज कराई। उसमें ये वाला बताया कि दानिश ने मेरे साथ अटैचमेंट रखा, मेरे को ये नहीं बताया कि शादीशुदा है, और उसके बाद में उसने मेरे साथ वगैरह वगैरह। और उसके बाद में वो शेड्यूल कास्ट के उसके हमने एट्रोसिटीज़ का भी गुना लगाया। शुरुआत में उनको पीसीआर मिली थी, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ केस में, और उसके बाद में उनको एमसीआर में, आज दानिश सेंट्रल जेल में, वो गुने में नासिक देवलाली कैंप के ऑफिस में। जहाँ तक नासिक का सवाल है, वहाँ एक माने करके 35 साल का उम्र का इंसान है, मेल आदमी, उसने कंप्लेंट दी कि दानिश और उसके साथ एक तौफीक था, इन लोगों ने उनको परस्यू किया, उनके साथ बहुत सी बातें की और वो हिंदू डेटीज को नाम रखते थे और मुस्लिम धर्म अच्छा कैसा अच्छा ही बताते थे।
और उस बिना पे उस नमाज के टाइम ईद थी, ईद के टाइम बुलाया, उनको टोपी पहनाया और टोपी पहना के एक ग्रुप में उनका नाम डाल दिया कि ही इज़, ऐसा उनका बोले कि कन्वर्शन के पीछे थे। और भी बहुत सी बातें ये ऑफिस अभी सब्जुडाइज है, उसका मैं ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं। 2 मई को दानिश का एप्लीकेशन रखा है सेशंस कोर्ट नासिक रोड के सामने बेल के लिए, और यहाँ तक जहाँ हो सके अगर उनका कस्टडी लिया तो मैं एक दानिश का दूसरा जो ऑफेंस है मुंबई नाका का, उसमें एंटीसिपेटरी के लिए ट्रैक कर रहा हूँ। देखिए अभी न्याय देवता के सामने है। मेरा इतना बोलना है कि बैलेंस रखना मांगता, एक तरफ लिबर्टी ऑफ अ पर्सन और दूसरी तरफ ये जो हुआ है अभी नो एफआईआर है, ये बात सीरियस है। अब सब्जुडाइज मैटर में ज़्यादा बोलेगा नहीं, लेकिन ये जो ओवरऑल मसला है उसको पॉलिटिकल कलर ना देके लीगल कलर ही रखो। मीडिया से भी मेरी दरख्वास्त है, लीगल ही है, अगर उसने गलती की है तो लेट हिम फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, जलम ठेक लो फांसी लग। लेकिन अगर उसका मसला ऐसा है कि उसको जबरदस्ती उसको ये गुने में मत डालो कि ताकि उसका पूरा करियर खराब हो जाए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जरूरी यह है कि न पुलिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जाए, न मीडिया पर, बल्कि सवाल पूछा जाए। हर एंगल से इस केस की जांच होनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए उस पल का जब कोर्ट में सच सामने आए, क्योंकि आखिर में फैसला वही होगा, ना कि टीवी डिबेट में जो कुछ दिखाया जा रहा है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फैलाया जा रहा है, बल्कि अदालत में जो होगा वही सच होगा आखिरी। बहरहाल, अब इस मामले के अंदर जो कुछ भी बड़े दावपेच आ रहे हैं सामने, वो हमने आपको बताए, लेकिन अब आगे देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी।